अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएस मैथ वालों का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास जो आज का बेसिक आर्टिकल है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र दैट डिफाइन हीट, के हीट को ट्रांसफ़र करने का जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है। तो हम लोग इसको पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और एनर्जी की अगर फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र भी होती होगी। तो आज का हमारा ये जो आर्टिकल है वो यही बता रहा है कि हम लोग जो हीट को किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी की टर्म है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का जो सबसे मेन मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी वो मेथड पहले पढ़े होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, फ्यूजन वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन होती है। आप लोग इसको सिंपल टर्म में इस तरह भी कह सकते हैं कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तमाम के तमाम पार्टिकल्स उस ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब देखें, बात यहाँ पे आती है कि अगर हम लोग एक बॉडी को हीट अप करते हैं, मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी, तो उससे पहले जब हम लोग हीट प्रोवाइड नहीं करते तो उस वक्त एनर्जी ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती। हालांकि उस वक्त भी तो तमाम के तमाम पार्टिकल्स वाइब्रेशन में होते हैं, उनके पास कोई ना कोई एनर्जी तो होती है। लेकिन अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ऐसे कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ बैरियर। इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी, जो पार्टिकल्स उसमें एनर्जी मौजूद होगी, लेकिन वहाँ पर एक बैरियर होता है, एक रुकावट समझ लें कि हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल इजी ट्रेवल कर सके। तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए उस पार्टिकल को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और हमारी हीट की वजह से वो बैरियर ब्रेक कर जाता है और तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ हम लोग हीट की बात नहीं कर रहे, हमारे पास कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होना किसी भी तरीके से, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, किसी मैटर में बात करते हैं, फ्रिक्शन की सूरत में एनर्जी का प्रोड्यूस होना बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, उन तमाम के तमाम में हमारे पास अगर एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी तो ही पार्टिकल्स आप लोगों को उस मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता सकेगा। अगर एनर्जी नहीं होगी तो पार्टिकल्स रुकेंगे, स्टॉप रहेंगे, तो हम लोग उसको एज आ इंसुलेटिंग मीडियम भी कह सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने मैग्नेटिक स्टीयर के बारे में सुना होगा। अब इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट ड्राइवन थ्रू द सिस्टम ऑफ इंडस्ट बाय द एक्सटर्नल सिस्टम और थ्रू अ मैग्नेटिक स्टीयर। तो मैग्नेटिक स्टीयर में भी क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं, हम लोग हीटअप भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग उसको मैग्नेटिक स्टीयर का ज़रा समझ लीजिए क्या होता है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनको मुसलसल हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको स्पेशली उनको क्या करना पड़ता है, स्टीयर करना पड़ता है। अब स्टीयर का मतलब क्या होगा,
अब आप लोग जैसे दूध से दही बनाते हैं और दही के बाद में वो क्या नाम है मशीन लगा के आप लोग उससे लस्सी बना लेते हैं, तो वो बेसिकली आप लोग स्टर कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ये जो केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो छोटे छोटे केमिकल्स को जब हम लोग मिला के कोई ना कोई मटेरियल बना रहे होते हैं, तो उस दौरान उस पार्टिकल्स को हम लोगों ने कई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, और साथ उस स्मॉल से बेकर में जो मैक्सिमम ज़्यादातर गिलास का बना होता है, शीशे का बना होता है, उसको मुसलसल हम लोगों को अंदर उन मटेरियल्स को मिक्सअप करने के बाद रोटेट करवाना होता है। तो अगर हम लोग उसको बाय हैंड रोटेट करवाएंगे तो समटाइम रोटेशन वो 2-3 घंटे की भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो बाय हैंड क्या होगा, बाय हैंड हम लोग थक जाएंगे। कोई और छोटा सा बेकर है उसमें हम लोग इतनी बड़ी मतानी भी नहीं लगा सकते, छोटी सी मोटी मोटर भी नहीं लगा सकते, तो इस मकसद के लिए मैग्नेटिक स्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग उस बेकर को एक स्पेसिफिक बैलेंस के ऊपर रखेंगे और उसके अंदर आप लोग मैग्नेट का एक छोटा सा पीस पुटअप करते हैं, तो उस बैलेंस के अंदर इस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होगा कि जैसे आप लोग उसका स्विच ऑन करते हैं वो नीचे से इस तरह करंट प्रोड्यूस करता है कि अंदर वाला जो मैग्नेट है वो मूव करना शुरू कर देगा। इसे हम लोग मैग्नेटिक स्टर का नाम देते हैं। तो इससे ये होता है कि ना सिर्फ वो हीटअप हो रहा होगा बल्कि मुसलसल वो उसको मिक्सअप भी करता जाएगा। तो हम लोग इन तमाम के तमाम मटेरियल्स के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जब एनर्जी गेन करते हैं किसी भी हीटिंग बॉडी की वजह से, तो उस एनर्जी के अंदर जो बैरियर उसको ब्रेक कर देते हैं और हमारे तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक पाथ को फॉलो करते हुए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर आप लोग एक स्टील के बॉल रॉड को गर्म करना शुरू करें एक तरफ से, तो जिस तरफ गर्म करेंगे वहाँ पे ज़्यादा वो हीट होगी, दूसरी तरफ कम होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों तरफ जो हीट है वो प्रोड्यूस होना, दोनों तरफ हीट पहुंच जाती है। हम लोग गर्म एक तरफ से करना शुरू करते हैं लेकिन हीट दोनों तरफ होती है, तो इसका मतलब है कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो इसकी जो आज हम लोग सबसे अच्छा फर्स्ट 2 एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पर इसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल वो यहाँ पर बात कर रहा है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। अब हीट पंप क्या होता है, जो हीट को प्रोड्यूस करता है, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो भी बेसिकली हीट को रिमूव करके उस बॉडी के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हमारे पास डेली रूटीन की लाइफ में हीट पंप और जो रेफ्रिजरेटर है उसकी एग्जांपल्स हैं। अब इनकी जो वर्किंग है उनमें क्या होता है, एक हॉट रिजर्वायर होती है, एक कोल्ड रिजर्वायर होती है, और वो दोनों अपने अपने तरतीब से वर्किंग कर रहे होते हैं। अब हॉट रिजर्वायर क्या होगी, वो वाल्व, वो पाइप का हिस्सा जो उस बॉडी से हीट को रिमूव कर रहा होगा, और जिस जगह पर हीट रिमूव होगी वहाँ पर ठंडक प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक जगह को हम लोग एज अ हॉट रिजर्वायर, जबकि दूसरी को हम लोग एज अ कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं। अब हॉट रिजर्वायर को बहुत सारी जगहों पर हम लोग एज अ सिंक, जिसे आप लोग सिंपली बाइक का साइलेंसर भी कह सकते हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है हीट इंजन। हीट इंजन का मकसद ही क्या होता है कि आप लोग हीट इंजन में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, उसके बाद हमारे पास एक सिलेंडर होगा और एक उसकी सिंक होगा। अब हमारे पास इंजन में भी क्या होता है कि आप लोग फ्यूल को पुटअप करते हैं, फ्यूल जो है वो मुसलसल बर्निंग करता है, बर्निंग की वजह से जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पर हॉट रिजर्वायर होगी, और जहाँ से वो धुएँ को बाहर निकाल रहा होगा वो क्या होगी, एज आ कोल्ड रिजर्वायर होगी। तो हमारे पास हीट जो है वो हर एक जगह पर डेली बेसिस पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रही होती है या ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास है जी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अच्छा, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट को हम लोग डिफाइन करने के लिए डिस्कस करते हैं। द कन्वर्सन फैक्टर दैट 2 एनर्जी यूनिट्स एंड जाउल इज़ नॉट। अब वो कहते हैं यहाँ पर सिंपल कि हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास ये जो फैक्टर्स है उसमें हम लोग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज और इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेरीली डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ दोनों हमारे लिए जो है वो जस्ट एनफ नहीं है कि हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो हमें इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक यूनिट है इन द फॉर्म ऑफ जाउल। 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम पर सेकेंड, CDOT सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट देन देयर मस्ट बी। और सेकंड है हीट इंजन। हीट इंजन का मकसद ही क्या होता है कि आप लोग हीट इंजन में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, उसके बाद हमारे पास एक सिलेंडर होगा और एक उसकी सिंक होगा।
अब हमारे पास इंजन में भी क्या होता है कि आप लोग फ्यूल को पुटअप करते हैं, फ्यूल जो है वो मुसलसल बर्निंग करता है, बर्निंग की वजह से जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पर हॉट रिजर्वायर होगी, जहाँ से वो धुएं को बाहर निकाल रहा होगा वो क्या होगी, एज आ कोल्ड रिजर्वायर होगी। तो हमारे पास हीट जो है वो हर एक जगह पर डेली बेसिस पे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर रही होती है या ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास है जी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अच्छा, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट को हम लोग डिफाइन करने के लिए डिस्कस करते हैं। द कन्वर्सन फैक्टर दैट टू एनर्जी यूनिट्स एंड जाउल इज़ नॉट। अब वो कहते हैं यहाँ पर सिंपल कि हमारे पास हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास ये जो फैक्टर्स है उसमें हम लोग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज और इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेरली डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ दोनों हमारे लिए जो है वो जस्ट एनफ नहीं है कि हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकें, तो हमें इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक यूनिट है इन द फॉर्म ऑफ जाउल। 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम पर सेकेंड CDOT सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट देन देयर मस्ट बी अ वे टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन जाउल एंड कैलोरी। अब वो कहता है कि अगर हम लोग कोई भी मैकेनिकल वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हमारी जो एनर्जी है वो हीट में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास इसमें जो रिलेशनशिप है जाउल और कैलोरीन में वो इस तरह से हो सकता है कि जो एक CL कैलोरीन होती, कैलोरी वही बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमारे पास जिस समय जो फैट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज बॉडी में मौजूद होते हैं, और जब आप लोगों का पेट या मैदा खाली हो जाता है जिस वक्त कोई खुराक नहीं होती, तो वही जो कैल्शियम के कैलोरीज़ हैं वो आप लोगों की बॉडी के अंदर जो है वो कंज्यूम होंगी, और वो जो कैलोरीज़ है वो इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ जाउल आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हमारे पास हमेशा मैकेनिकल वर्क डन के अंदर जो कैलोरीज़ है वो जाउल या हीट में कन्वर्ट होती है, और हमारे पास जो 1 कैलोरी है वो 4.1868 जाउल के इक्वल होगा। अब उन्होंने इस ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एक ऑपरेटर्स बनाया हुआ है। अब उस ऑपरेटर्स में हमारे पास एक वेट है जिसको हम लोगों ने ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड पुशअप करेगा। उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स है कि बॉक्स के अंदर आप लोगों ने वाटर को फिलअप किया हुआ है। उसके बाद एक थर्मामीटर लगा हुआ है, और वो जो वाटर और उस वेट को हम लोगों ने एक रस्सी की मदद से उस बोतल के अंदर मौजूद पैडल के साथ फिक्स किया है, और जैसे ही हम लोग वेट को ऊपर से नीचे मूव करवाएंगे, अब ज़रा समझ लीजिएगा, समझ लें कि एक हमारे पास बर्तन है, उस बर्तन में हम लोगों ने पैडल कहते हैं वो चीज़ जो उस बर्तन में मौजूद चीज़ों को मिक्सअप करने के लिए यूज़ की जाएगी। डायग्राम में आप लोगों को ये जो ग्रीन सा और ये येलोइश टाइप जो कलर नज़र आ रहा है वो ये चीज़ है। अब पैडल के 2 पार्ट्स हैं। अब उस पैडल के ऊपर हम लोगों ने रस्सी लपेटी हुई है मधानी की तरह, जिस तरह आप लोगों ने शायद बचपन में या देहातों में कहीं पे हाथ वाली मधानी देखी होगी कि आप लोग उसको बाय हैंड मूव करवा के लस्सी बना लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उस मधानी को या उस पैडल को मूव करवाने के लिए एक वेट लटकाया हुआ है। अब जैसे ही आप लोग वेट को पहले ऊपर खींच के रखेंगे और थर्मामीटर के साथ उसके धागों को लपेटते चले जाएंगे, कुछ देर के बाद जैसे ही आप लोग वेट को छोड़ेंगे तो वेट डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव करने की वजह से हमारे पास ये जो थर्मामीटर है जो पैडल है, धागा वहाँ से निकलेगा और पैडल क्या करेगा, वहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास वेट का डाउनवर्ड मूव करना, उस वेट की जो एनर्जी है, अब वेट मैक्सिमम हाइट पे है तो वो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे वो नीचे मूव करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उधर से हमारे पास उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, या आप लोग ये कह सकते हैं कि उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो उस पानी की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी बर्तन में पानी हो या दूध हो और आप लोग उसको मुसलसल शेक करते हैं, तो उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो पहले से क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऑपरेटर्स बना हुआ है जिसमें आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह आप लोग अपनी बॉडी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास उस वेट का ऊपर से नीचे वो मूव करता जाएगा, पैडल मुसलसल मूव करता रहेगा, तो पैडल जितनी ज़्यादा देर मूव करता रहेगा उतना पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, और आप लोग थर्मामीटर को यूज़ करते हुए उस टेम्परेचर को इंक्रीजिंग करते हुए देख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैकेनिकल
इक्विवेलेंस ऑफ हीट है कि हमारे पास जो भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी होती है वो बेसिकली हीट में ही कन्वर्ट होती है। सिंपली बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी को आप लोग इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज कह सकते हैं, और वही कैलोरीज आप लोगों की बॉडी की कैलोरीज यूज़ करते हुए हमें हीट या एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट को डिस्कस करने के लिए एक और आर्टिकल भी मतलब एक्सप्लेन किया गया, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी सिंपली वही बात ही डिस्कस की गई है कि हमारे पास किसी भी बेकर के अंदर एक थर्मामीटर है। आप लोग क्या करें, अब जरा समझ लीजिएगा, ऑपरेटर्स ये भी सेम ऑपरेटर्स ही है, लेकिन थोड़ी सी इसके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है कि आप लोगों एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के साथ हमारे पास ऊपर एक पैडल है। यहाँ पर आप लोग उस पैडल को बाय हैंड मूव करवा सकते हैं कि पैडल के ऊपर की तरफ एक हैंडल लगा हुआ है कि नीचे पैडल्स हैं, ऊपर हैंडल है, तो आप लोग हैंडल को बाय हैंड मूव करवाएंगे तो वो जो रस्सी है जिसके साथ दूसरी तरफ हम लोगों ने वेट लटकाया हुआ है वो उसके साथ पैडल के साथ मूव करती हुई उसके ऊपर लिपटी चली जाएगी। जैसे ही आप लोग अब उस वेट को छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रस्सी की जो मोशन है वेट डाउनवर्ड मूव करेगा और वो जो पैडल है वो मुसलसल मूव करना शुरू कर देगा। तो पैडल उस पानी के मालिक्यूल्स को क्या करेगा, वाइब्रेट करवाएगा, मालिक्यूल्स की कुलियन आपस में बढ़ेगी और उनकी जो रैंडम मोशन है वो इंक्रीज़ होगी। और कुलियन बढ़ने का मतलब ये है कि रैंडम मोशन इंक्रीज़ करने का मतलब ये होगा कि मालिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, और यहाँ पर उस मालिक्यूल की जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ हीट इंक्रीज़ होगी। सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे पैडल की मोशन बढ़ती चली जाएगी, ये पैडल ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए उस पानी के मालिक्यूल्स को या उस लिक्विड को मूव करवाएगा। इसका मतलब ये कि उतनी ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पर वेट का डाउनवर्ड मूव करना एक तरह से या उस पैडल का मूव करना एक उसकी मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन वो मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ हीट मिल रही होगी। और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मैकेनिकल एनर्जी और कैलोरीज का आपस में डायरेक्ट लिंक है, जिसे हम लोग 1 पॉइंट समथिंग आई थिंक हम लोग ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं कि 4.1868 जाउल जो है वो 1 कैलोरीज के इक्वल होता है। और हमारे पास ये जो दोनों ऑपरेटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के एन मुताबिक है कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक जैसे जैसे हमारे पास कोई भी बॉडी मूव करती है जैसे जैसे आप लोग किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो हीट है Q = डेल्टा U + W वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही होती है और प्लस वो क्या करती है, कोई ना कोई वर्क डन जो है वो परफॉर्म करवा रही होती है। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की ही एक स्टेट है। ये दोनों जो ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और सिंपली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका सिंपल मतलब ये होगा कि जितनी आप लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं उतनी ही हमें क्या मिलती है जी, आउटपुट मिल रही होती है। तो ये दोनों लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और ऑपरेटर्स भी दिखाया गया है कि आप लोगों के पास एक इंजेक्शन टाइप चीज़ दिखाई गई है और उसका इनिशियल जो है वो उसमें हम लोगों ने किसी लिक्विड को फिलअप कर दिया है और आप लोग एक तरफ से लेफ़्ट साइड से फोर्स लगाने टुवर्ड्स द राइट, और पहले डिस्टेंस जो है वो सपोज़ मेरे पास 1 मीटर था, जैसे आप लोग उसको पुशअप करते तो डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा होगा। और पुशअप करने का मतलब ये है कि डिस्टेंस के कम होने से पार्टिकल्स आपस में करीब आ रहे हैं और पार्टिकल्स का करीब आना यहाँ पर एक मोशन जनरेट करेगा और उस मोशन को हम लोग उसकी हीट एनर्जी भी कह सकते हैं कि हमारे पास उन पार्टिकल्स का आपस में करीब होना। अब देखें जो लेफ़्ट साइड पे पहले ऑपरेटर्स दिखाया गया उसमें जो पहले टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पुशअप करने के बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो टेम्परेचर है पार्टिकल्स करीब आ गए हैं, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो तकरीबन उन्होंने यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस से दिखाया हुआ है। और यही इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है कि आप लोगों के जो मैकेनिकल वर्क डन है या आप लोगों ने जो भी फोर्स अप्लाई किया वो एज अ मैकेनिकल फोर्स है और वो आप लोगों को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी है। और उसी हीट एनर्जी को आप लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट करवाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द हीट कैपेसिटीज़ ऑफ सॉलिड, कि किसी भी सॉलिड में हीट को ऑब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो
कितनी हो सकती है। तो बॉयज़ सबसे पहले ज़रा सिंपली समझ लें कि हमारे पास जितना कोई भी मटेरियल ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा, ज़्यादा थिक होगा, उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, उतना वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है। सिंपल मिसाल ये समझ लें कि एक तरफ आप लोगों के पास पानी है, जबकि दूसरी तरफ आप लोगों के पास शहद है, और आप लोग दोनों को हीटअप करें तो पानी जो है वो बहुत जल्दी हीटअप होकर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पानी के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनकी जो तादाद है वो एक लिमिटेड हद तक होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं शहद की, तो शहद में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जितनी भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे, शहद के पार्टिकल्स उसको इजीली ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो दोनों को अगर हम लोग 1 घंटा हीटअप करते हैं तो शहद में बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करने की पावर होगी, जबकि उसके निस्बत जो लिक्विड है वो हीट तो ऑब्जॉर्व तेज़ी से कर रहा होगा, लेकिन वो वेपर्स बन के रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है, जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जिस लिक्विड में या जिस भी चीज़ में ज़्यादा होते हैं, वो उतनी ज़्यादा जो हीट है वो उसको ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये आर्टिकल था। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो अगर हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो है वो लेंथी लेक्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ को ही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है वो किस तरह इंक्रीज़ कर सकती है, और हमारे पास ये जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें उन चीज़ों का क्या लिंक होते हैं। और उसकी एक सिंपल सी एक डेरिवेशन भी है, जिस डेरिवेशन को आप लोग बाय यूजिंग ग्राफ भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को इशू हो तो काइंडली मुझे अपने कमेंट्स की मदद से या मुझे इनबॉक्स करके अपने जो आइडियाज़ है वो डिस्कस करें, ताकि या कोई क्वेश्चन है वो डिस्कस करें, ताकि हम लोग इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।